Good morning, class 10th. You are studying about globalization. Topic is role of the technology. Before the technology, a live animal export from different part of a nation to Europe continent. It means ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और जो है कहाँ से अमेरिका अमेरिका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जिंदा जानवर एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद ये लोग स्लॉटर जानवर यानी कि स्लॉटर हाउस खोलने से ये कटे या फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट होने लगा एंड मेनी अदर थिंग्स एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड और एक लंबी यात्रा के लिए जाने लगी। तो रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी में एक चीज़ और है कि हम लोगों ने रेलवे के डिब्बों को हल्का किया, उनकी स्पीड को बढ़ाया, तो बहुत ऐसी चीजें फर्दर इनोवेशन में हुई। अगला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया था हमारा, हम लोगों ने बता दिया था। तो द पुअर इन द यूरोप कुड नाउ कंज्यूमर मोर वेरिड डाइट, और जो है उस समय जो यूरोप की कंडीशन थी वो बहुत खराब थी और लेकिन खाने की भी बड़ी समस्या हो रही थी। हम बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी की। लेट 19th सेंचुरी में यूरोप कंक्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमिक, हमने लिखा हुआ है लेट 19th सेंचुरी कोलोनियलिज्म। तो यूरोपियन कंक्विस्ट, यूरोपीय लोगों की जो जीत है या उनका जो जीत का जो सिलसिला है, या कहना चाहिए कि उनकी विजय है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे डिसीज कॉन्क्विस्ट ट्रेड, तो मतलब दूसरे देशों पर कब्जा करना, दूसरे देशों के लिए इकोनॉमिक सोशल और इकोलॉजिकल चेंज, इट इज वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ दे थे, क्योंकि उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख, बर्बाद का मतलब ये बर्बाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें उन्होंने स्लेब बना के रखा था, हमारे देश के लोगों को स्लेब बना के रखा था, इसीलिए वहाँ कम से कम हमें हमारी जमीन पर हमारा अधिकार नहीं हो पा रहा था, हमारे रिसोर्स पे हमारा अधिकार नहीं हो पा रहा था। वो अपनी टेक्नोलॉजी से अच्छे प्रोडक्ट बना के और एक्सपोर्ट कर रहे थे। इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगाड़ा, क्योंकि उन्होंने वाइल्ड एनिमल खत्म कर दिए, बड़े बड़े फॉरेस्ट खत्म कर दिए। ठीक है, इसके साथ 1885 में यूरोपियन बिग पावर मीट इन बर्लिन, बर्लिन जगह का नाम है, आपको पता है। बर्लिन में जो कहना चाहिए बर्लिन बंकर भी था उनका, जर्मन का, तो वहां पर एक मीटिंग करी। मीटिंग के बाद उन्होंने कार्विंग अफ्रीका, बर्लिन में मिलके, कार्विंग का मतलब होता है एक बंटवारा करना, कैसे अफ्रीका को हम कैसे एक स्केल से नापेंगे, स्केल से हमने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूरोपीय बिग पावर के बीच में, उसकी मीटिंग करी थी बर्लिन में 1885 में। ठीक है, दूसरी चीज, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर ऑन द फोर्स फ्रंट, उस वक्त जो है फोर्स फ्रंट में सबसे ज्यादा कौन था? ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड फ्रांस, दो देश बहुत फोर्स फ्रंट में थे, बिल्कुल फ्रंट में थे। फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे, लड़ाई में सबसे आगे, और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में सबसे आगे, और रिसोर्सेज कब्जा करने में सबसे आगे। ये सब देशों में से यूरोपीय देशों के नाम हैं, ब्रिटेन और फ्रांस सबसे आगे थे। इसके बाद हम बात करें, बेल्जियम एंड जर्मनी बिकम कॉलोनियल पावर, बेल्जियम और जर्मनी, यहां पर लिख लीजिए, बेल्जियम और जर्मनी ये कॉलोनियल पावर बन चुकी थी। कॉलोनियल पावर मतलब उपनिवेशी शक्तियां बन चुके थे। कौन कौन से? आपके सामने क्वेश्चन पेपर में मैनी टाइम्स ये चीज पूछा जाता है कि किसी उस समय के, जब 1885 के बाद जो मीटिंग हुई बर्लिन में, इसके बाद कौन कौन सी शक्तियां बहुत पावरफुल रूप में उभरी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रिटेन एंड फ्रांस बिकम अ फोर्स फ्रंट, है ना, फ्रंट के देश थे। इसके बाद जो तुम्हारा बेल्जियम और जर्मनी है, कॉलोनियल पावर बन गए। कॉलोनियल पावर का मतलब होता है उपनिवेशी देश बन चुके। उपनिवेशी देश मतलब किसी दूसरे देश पर अपने व्यापार स्थापित सफलतापूर्वक कर लिए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रहे। वो 1885 की मीटिंग के बाद पूछ लेगा कि बर्लिन में कब हुई, किनके बीच हुई और क्यों हुई, तो कार्विंग का अफ्रीका। एंड इसके बाद कौन सामने आ गया? फ्रांस और ब्रिटेन। इसके बाद कौन कॉलोनियल बना? बेल्जियम और जर्मनी। आगे, यूएस ऑल्सो बिकम कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s, और अमेरिका भी पीछे नहीं रहा, अमेरिका ने भी हाथ धुले और 1890s में
यूएस कहें तो यूएस भी कॉलोनियल पावर बन चुका था। यूएस बिकम अ कॉलोनियल पावर in 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. Earlier held by Spain. तो डेफिनेटली कहना चाहिए कि बिकम अ कॉलोनियल पावर, यूएस भी कॉलोनियल पावर बना इसके पहले, और कहना चाहिए कि जब अभी फ्रांस का नेपोलियन होगा इसके बाद उसे छुड़ाएगा, आपको पता है, तो ये कॉलोनियल पावर हो गया। कॉलोनियल पावर का मतलब होता है कि उपनिवेशी राज्य बन जाना, उपनिवेशी देश बन जाना। दूसरी, रेंडर पेस्ट और कैटल प्लग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेंडर पेस्ट और कैटल प्लग देखो, रेंडर पेस्ट और कैटल प्लग, कैटल प्लग, कैटल प्लग, एक मिनट रुक जाइए बस। कैटल प्लग, रेंडर पेस्ट और कैटल प्लग के बारे में देखो हम कल कुछ बता रहे थे। इट इज अ कैटल प्लग, न्यूअर वे रेंडर पेस्ट। दिस इज अ डिसीज ऑफ एनिमल फ्रॉम यूरोप टू साउथ अफ्रीका ड्यू टू साउथ अफ्रीका ट्रेडिशन। नोबडी वर्क अंडर प्रेशर ऑफ अदर, कोई किसी के यहाँ काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग्स, ट्रेडिशन अच्छा था, रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, और वहां पे जो इकोनॉमी थी बहुत अच्छी थी। किसकी? साउथ अफ्रीका की। अब बात करते हैं आखिर क्या यूरोपियन देशों का साउथ अफ्रीका ने लिया था? कुछ भी नहीं लिया था। उनके पास केवल गलती ये थी कि उनके पास बहुत रिसोर्सेज थे, किसी पर काम, किसी के यहाँ काम नहीं करते थे, उनके पास डेफिनेटली बेहतर रिसोर्स थे। अब कैसे, क्या रीजन? तो यूरोपीय कॉन्टिनेंट की जब नजर पड़ती है तो ये लोग यहाँ क्या करते हैं, कैटल प्लग भेज देते हैं। हमने कहा था सिल्क रूट से इन्वेंशन, आइडिया, डिस्कवरी, और जो चाइनीज पोट्री, और कहना चाहिए कि स्पाइस, कॉटन, क्लॉथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, एंड ऑल्सो डिसीज कैरी फ्रॉम दिस रूट टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक स्मॉल पॉक्स एंड रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। बीमारी भेज दी पशुओं की, मरवा दिए पशु। 90% कैटल वर डाइड बाय दिस प्लेग। दिस इज अ फायर, कहना चाहिए फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग की तरह फैलने वाली रिंडर पेस्ट नाम की जानवरों की बीमारी आखिर साउथ अफ्रीका के जानवरों को नष्ट कर दिया। बहुत बड़े स्तर पे एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एनिमल वर डाइड बाय द रिंडर पेस्ट डिसीज इन साउथ अफ्रीका। जब ऐसी स्थिति खराब हो जाएगी तो अब क्या करेंगे? प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन में काम करने को वो लोग मजबूर हो गए, जबकि ट्रेडिशन था कि कोई किसी के यहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन प्रॉब्लम, मजबूरी थी ये सब करने की। फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज, कैटल प्लग और कॉल न्यूअर बे रेंडर पेस्ट। अफ्रीका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, मोस्ट एबोंडेंट रिसोर्स बट इनहेबिटेड बाय स्मॉल पॉपुलेशन। कह रहा कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है, एबोंडेंट रिसोर्स वाइज सबसे ज्यादा है, मोस्टली रिसोर्स बहुत हैं लेकिन इनहेबिटेंट बहुत कम है, मतलब पॉपुलेशन कम है। Vast regions and land minerals Africa have attracted the Europeans in the late 19th century. Vast resource of land and mineral, vast resource and land and mineral, बहुत बड़ी मात्रा में resources, बहुत बड़ी मात्रा में minerals ने यूरोपीय कॉन्टिनेंट को या यूरोपीय लोगों को अट्रैक्ट कर लिया लेट 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी जाते जाते 20th सेंचुरी आते आते इस तरीके से उन्होंने ये व्यवस्था कायम करी। दूसरी चीज, heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wage on plantation and mines। देखिए भैया, बेज बढ़ा दिए, जब कॉलोनियल देश बन गया उसी देश पर हम शासन कर रहे हैं, उसी देश में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हमने बेज पर जो है इनकम लगा दी, हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। हैवी टैक्सेस इम्पोज किए, कहीं ना कहीं जब हमारी सैलरी या हमारे बेजेस कम होते हैं, हमारे देश में कॉलोनियल रूल होता है, ऊपर से हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि डेवलप कर पाएंगे कभी, या कभी हम
अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता माय डियर, क्योंकि आप पर तीन तीन प्रॉब्लम्स हैं। आप एक तो टैक्स झेल रहे हो, कॉलोनियल है कि आप ऊपर जा नहीं सकते, टैक्स को आपको देना ही देना है। तो मैनी ऑफ द डिफरेंट रीजन ऑफ दिस टाइम आप ऊपर नहीं जा सकते, आप डेवलप नहीं कर सकते। दूसरा, inheritance law per change, so the peasant were displaced from land, peasant होगा, peasant displaced from land, only one member of the family was allowed to inherit land, result of which of the other was pushed into the labor market। बहुत खतरनाक नियम, सुन लीजिए। एक ऐसा नियम लागू किया कि जमीन जिसकी थी वो परिवार के किसी एक के यहाँ नाम जाएगी। दिस इज डिवाइड एंड रूल। परिवार में उन्होंने कह दिया हम किसी एक या परिवार के बड़े बच्चे को या परिवार के छोटे बच्चे को जमीन जो है करेंगे, सबके नाम जमीन नहीं हो सकती। मतलब फैमिली में जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी एक के नाम होगी। एक को प्रॉपर्टी दे दी, वो हो गया खुश, और बाकी से कह दिया फोर्स इनटू द लेबर मार्केट, जाइए आप लेबर मार्केट में और काम करिए प्लांटेशन का वर्क। वाह भाई, बहुत बढ़िया नियम था ये। दिस इज वेरी क्रूअल पीपल, उन्होंने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी करी। ये गलत बात कि प्रॉपर्टी अगर है तो आज का जो नियम है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लॉ प्रोवाइडेड, रूल्स प्रोवाइडेड कि इक्वालिटी दिया, महिलाओं को इक्वालिटी दिया और परिवार के सारे लोग इक्वल, इट मींस जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं। लेकिन रूल्स उनका क्या था कि एक को प्रॉपर्टी देंगे, एक आदमी खुश हो जाएगा, भाई एक को सारी प्रॉपर्टी मिल रही, बाकी से कहेंगे निकल लो। समझ गए? तो ये सब चीजें वहां पर थी, और ये सब चीजें वहां पर होने का मतलब है कि अब कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सिस्टम वहां पे बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये सिस्टम लोगों के लिए अच्छा नहीं था। और ये इस पे डिवाइड एंड रूल डेफिनेटली आपको दिखता है कि डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है कि पहले बांटो परिवार, फिर शासन करो। तो पहले उन्हें बांटा, नो नीड ऑफ दिस माय डियर गाइज। इसके बाद टाइमिंग का भी अब देख लेंगे, आने वाला है, होने ही वाला है, 1 मिनट होगा। ओके, रनिंग आउट, रनिंग टाइम आउट। तो यू हैव कंप्लीटेड टिल रेंडर पेस्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पेनफुल फॉर साउथ अफ्रीका। एंड ऐसा ही एक टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे आपका स्मॉल पॉक्स अमेरिका पे। तो आते आते जाते जाते हम लोग एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ें, इसीलिए इस लेसन को छोड़ा नहीं गया है। इट इज़ वेरी कंपलसरी, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस रोल इन योर लाइफ कि आप भी कॉलोनियल जाने कि कैसे कॉलोनियल्स राज करते हैं, कैसे कॉलोनियल्स लोगों ने सिल्क रूट के माध्यम से दगाबाजी करी। आज भी ध्यान रहे, सतर्कता की जरूरत रहती है माय डियर गाइस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यही कहना है कि आज भी वी अलर्ट ड्यू टू डेवलप्ड नेशन कभी अच्छी नजर नहीं रखेगा, ये तो आप समझ ही लीजिए। तो क्यों रखेगा, ये तो क्यों रखेगा भाई, नहीं रखेगा ना। तो इस तरीके से ये लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।